हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए, क्योंकि एसएसटी जो है वो बहुत वास्ट सिलेबस है ना। ऐसा बच्चों को लगता है बट ऐसा है नहीं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन आप लोगों का क्या ड्यूटी है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे इसके आंसर्स बताएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हमारा, कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है, यह प्रसिद्ध टिप्पणी किसने दी थी। एक तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके फर्स्ट चैप्टर से है ना, और ये जो टिप्पणी है ये किसने दी थी, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ड्यूक मेटरनिच ने, है ना। ड्यूक मेटरनिच ने बोला था कि जब भी फ्रांस में कुछ होता है या फ्रांस छींक देता है तो सब जगह हलचल हो जाती है, और ये सच्चाई है। फ्रांस ही एक ऐसा देश था उस टाइम पे कि अगर छोटी सी भी हलचल हो जाती थी ना तो सारी कंट्रीज में एकदम से वो सारी बोलते ना भेड़ चाल हो जाना, तो जो फ्रांस में हुआ है वो बाकी कंट्रीज में भी होगा, इसी तरीके से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, दी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल कब हुई थी और क्यों हुई थी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो ट्रीटी हुई थी ये ग्रीस को आजाद करने के लिए हुई थी, है ना। किससे आजाद करने के लिए हुई थी, आपके ऑटोमन एम्पायर से, यानी कि ऑटोमन साम्राज्य से, जो कि आज के टाइम का आपका टर्की है ना। तो उसी से आजाद करने के लिए ये ट्रीटी जो है वो की गई थी, और कब हुई थी, 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय के कलाकारों ने डैश को एक महिला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। तो किसके रूप में प्रस्तुत किया था उन्होंने, महिला व्यक्ति को स्वतंत्रता के रूप में, लिबर्टी के रूप में, कि मतलब उन्होंने महिलाओं को एज ए लिबर्टी, एज ए स्वतंत्रता जो है वो अपनी कलाओं में शो किया था, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलेंगे, उदार लोकतंत्र में पहला राजनीतिक प्रयोग जो है वो किस कंट्री में हुआ था। तो किस में हुआ था, जैसा अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ना कि फ्रांस में कुछ भी होता था तो बाकी कंट्रीज में भी हलचल होती थी। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फ्रांस में ही अगर सबसे पहले जो बोल सकते हो आप टेस्ट हुआ, या फिर सबसे पहले जो लोकतंत्र देखा गया वो सबसे पहले फ्रांस में ही देखा गया, उसके बाद बाकी की कंट्रीज में गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम थी। तो आपने पढ़ा है ना नेशनलिज्म इन इंडिया में, तो प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे क्या क्या हुआ था, जबरन भर्ती के कारण गांवों में व्यापक गुस्सा था, बिल्कुल था, है ना। जबरन हमारे नौजवानों को उन्होंने भर्ती कर लिया था सेना में, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा है, सीमा शुल्क बढ़ाए गए थे, बिल्कुल बढ़ाए गए थे, जब एक्सपोर्ट जो हो रहा था हमारी कंट्री से दूसरी में या दूसरी कंट्री से हमारी में, तो उसका जो टैक्स था वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया था। आयकर लागू किया गया था, बिल्कुल, इनकम टैक्स भी आपका जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो चीजें हैं बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, 1921 की जनगणना के अनुसार लाखों लोगों की मृत्यु का कारण क्या था। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उस टाइम पे एक महामारी फैली थी और अकाल भी पड़ा था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे हमारे यहाँ पे कोविड-19 फैला था ना, उसी तरीके से उस टाइम भी एक महामारी फैली थी जिसकी वजह से बहुत लोगों की मौत हो गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम चलेंगे, महात्मा गांधी डैश में भारत लौटे, कब लौटे थे महात्मा गांधी जी भारत, जल्दी जल्दी से सभी आंसर बताएंगे। तो महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे जनवरी 1915 में, और करेक्ट डेट क्या होगी, 9 जनवरी 1915, है ना। इस दिन हम कौन सा दिवस बनाते हैं, कौन बताएगा मुझे, इस दिन हम लोग कौन सा डे बनाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं, इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति नहीं दी, बिल्कुल गलत है, उन्होंने तो दी थी, उन्होंने तो लाए ही इसीलिए थे वो लोग। तो इसने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल के लिए हिरासत में रखने की अनुमति नहीं दी, बिल्कुल गलत, वही तो कर रहे थे वो लोग कि अगर आप लोगों ने कुछ भी गलती से
राजनीतिक गतिविधि करते हो आप, तो क्या था कि वो आपको 2 साल के लिए जेल में डाल रहे थे, है ना। नेक्स्ट क्या है, इसने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलेंगे, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारणों में से एक कारण क्या था, है ना। खिलाफत आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा है, खिलाफत आंदोलन ऑलरेडी चल रहा था, क्यों, क्योंकि जो ऑटोमन साम्राज्य था, है ना, ऑटोमन साम्राज्य का जो आपका राजा था, जिसे आप लोग खलीफा बोला करते थे, है ना, मुस्लिम धर्म के जो राजा होते थे उसको खलीफा बोलते थे, वो क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार गया था तो उसकी इंसल्ट हो रही थी, है ना, उसकी इंसल्ट हो रही थी, तो इसीलिए जो था हम जो मुस्लिम थे उस टाइम के, उन लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में साथ क्यों दिया था, इसीलिए ताकि जो हिंदू और मुसलमान है वो एक साथ आए और मिल के अपने देश के लिए कुछ करें, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलेंगे, गांधी जी ने डैश में असहयोग आंदोलन से हटने का फैसला लिया। क्यों किया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हटने का फैसला, क्योंकि आपका कौन सा, एक मिनट, क्योंकि आपका कौन सा कांड हुआ था, चौरा चौरी, याद है ना आपको, जिसमें क्या हुआ था, कुछ पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी कुछ लोगों ने, है ना, और उसमें पुलिसकर्मी जो थे वो मर गए थे। तो इसीलिए गांधी जी जो थे वो नाराज हो गए थे और गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया था। कब लिया था, वो था फरवरी 1922 में। करेक्ट डेट आपसे पूछेंगे तो 4 फरवरी, यानी कि 4 फरवरी 1922 में जो गांधी जी ने है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, चलो कोई नहीं, इंग्लिश में आ गया, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कब की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके पेपर में आता है। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कब की गई थी, वो की गई थी आपके दिसंबर 1929 में, है ना। कौन से सेशन में, लाहौर में, यहाँ लिखा भी है, आप सभी को बहुत अच्छे से ये याद भी रखना है कि लाहौर का सेशन था कांग्रेस का, है ना, वहां पे ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये मांग रखी गई थी पूर्ण स्वराज की। और उसके बाद क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक मार्च साबरमती में अपने आश्रम से दांडी तक शुरू किया, जो कि कितना जो डिस्टेंस था वो था 240 मील की, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 240 मील थी। तकरीबन 24 दिन का समय लगा था, है ना, 24 दिन का समय लगा था। स्टार्टिंग में 78 जो लोग थे वो उनके साथ वहां पे चले थे, ठीक है, बाद में लोग जुड़ते चले गए थे। नेक्स्ट चलेंगे, वर्तमान पेरू और मेक्सिको में स्थित खदानों में निकली बहुमूल्य धातुएं विशेष रूप से डैश ने यूरोप की संपत्ति को बढ़ाया और एशिया के साथ उसके व्यापार को वित्त पोषित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चांदी, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर एक अमूल्य धातु है ना, जैसे गोल्ड है ऐसे ही सिल्वर उस टाइम पे बहुत अमूल्य धातु थी और इसी वजह से जो है वो उस टाइम के जो रिलेशंस थे वो अच्छे हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मक्के के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए किस देश ने मकई कानून यानी कि कॉर्न लॉ लगाया था? तो कौन से देश ने इसको पारित किया था? वो था आपका ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। डैश में सबसे पुरानी पशुधन बाजारों में से एक स्मिथफील्ड में था। जो पशुधन बाजारें थी ना उस टाइम की, उसमें से एक जो था वो स्मिथफील्ड में था। तो ये कहाँ पड़ता है आपके? ये आपके पड़ता है लंदन में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंदन। चलिए नेक्स्ट है 1885 यानी कि 1885 में बड़ी यूरोपीय शक्तियां अपने बीच अफ्रीका के बंटवारे को पूरा करने के लिए डैश में मिली थी। तो जो बंटवारा उस टाइम पे चल रहा था, उस बंटवारे को लेके जो बातचीत हो रही थी या उसको कंप्लीट करने के लिए वो लोग कहाँ मिले थे? तो वो लोग मिले थे बर्लिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चलेंगे, डैश की हानि ने अफ्रीकी आजीविकों को नष्ट कर दिया था। किसने किया था? मवेशियों ने, है ना। मवेशियों ने जो था वो अफ्रीकी जो आजीविका थी, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, उसको जो है नष्ट कर दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नए युग का पहला प्रतीक डैश था। 19वीं सदी के अंत में इसका उत्पादक तेजी से बढ़ा। ये तो आप सभी को पता है, आप लोग डेली लाइफ में भी यूज किया है। उस टाइम पे इसका जो एकदम से बोलते हैं ना हाइप हो जाना, वो क्या था आपका? कपास यानी कि कॉटन। कॉटन का एकदम से जो डिमांड है ना वो बहुत बढ़ जाती है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपास। नेक्स्ट है, मशीन उद्योगों के युग से पहले डैश से रेशम और सूती सामान कपड़ा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हावी था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा महान भारत, है ना। इंडिया ही तो था, इंडिया तो भरपूर था ना इन सारी चीजों से, तभी तो इंडिया से लोग जो है कपास बोलो, रेशम बोलो, ये सारी चीजें जो है वो बाहर ले लेके एक्सपोर्ट होने लगा था, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टीम इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके पढ़ेंगे आप लोग भी। 19वीं सदी की शुरुआत में 321 से अधिक भाप इंजन नहीं थे। ठीक बात है, क्योंकि भी स्टार्टिंग ही तो हुई थी। मैथ्यू बोल्टन ने भाप इंजन के नए मॉडल का निर्माण किया था। बिल्कुल सही है, ये नाम आपको याद रखना है, मैथ्यू बोल्टन। नेक्स्ट है, जेम्स वॉट ने न्यूकमैन द्वारा निर्मित भाप इंजन सुधार किया और 1781 में नए इंजन को पेटेंट करवाया। बिल्कुल सही। अब आप सोचो कि कोई चीज़ इन्वेंट हुई है, तो जब इन्वेंट होती है तो धीरे धीरे उसके अंदर एडवांस बढ़ता जाता है ना कुछ नया जो है वो इन्वेंट होता जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, 1781 में एक नया मॉडल लाया और उसको पेटेंट करवाया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो बात है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, डैश माल उपनिवेशकों निर्यात के लिए था। कौन सा जो माल था जो उपनिवेशकों के लिए निर्यात के लिए था, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए था? तो वो क्या था आपका? दोनों। ये है आपका हैंडमेड, यानी कि जो हाथ से बना हुआ है ना, और दूसरा मशीन से बना हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों ही सामान जो है वो एक्सपोर्ट होता था। नेक्स्ट चलेंगे, कोरमंडल तट पर डैश के दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापारिक संबंध थे। कौन से के साथ थे? मसूलीपट्टनम। कहाँ पड़ता है मसूलीपट्टनम? आपके आज के आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपको याद रखना है। मैप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में बहुत आते हैं, तो मैप के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मसूलीपट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हो सकता है आपके मैप के क्वेश्चन में पूछ ले आपसे, है ना, पिन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, डैश में हुगली के दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापार संबंध थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका हुगली जो है वो बंगाल में पड़ता है ना, तो इसीलिए राइट आंसर भी जो है वो डी हो जाएगा। ऐसे आप पता है आइडिया भी लगा सकते हो, है ना। तो इस तरीके की चीजें ना आपको याद रखनी पड़ती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपका मैप आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आप लोग इस पे टिक भी लगा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सबसे प्रारंभिक प्रकार की प्रिंट तकनीक डैश जापान और कोरिया। जापान और कोरिया के अलावा कौन होगा? कौन हो सकता है इन चारों ऑप्शंस में से? बताओ, जापान और कोरिया के अलावा कौन हो सकता है? आपका चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही पश्चिमी शक्तियों ने चीन में अपनी चौकियां स्थापित की, डैश नई प्रिंट संस्कृति का केंद्र बन गया। तो क्या था, जैसे ही पश्चिम शक्तियां यानी कि जो आपके पश्चिमी जो देश थे, उन लोगों ने अपनी जो वो थी वो स्थापित की, तो कहाँ पे उन्होंने अपना हेड ऑफिस टाइप का बनाया था? तो हेड ऑफिस जो उन्होंने बनाया था वो बनाया था चीन के शंघाई में। चीन के शंघाई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट चलेंगे, चीन के डैश ने 1778 से 1770 ईस्वी के आसपास जापान में हाथ से छपाई की तकनीकी शुरू कर दी। चीन में था तो बहुत इजी आपके लिए गेस भी करना, क्योंकि चीन जो है वो बौद्ध धर्म को है ना ज्यादा मानता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? बौद्ध मिशनरीज। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, सबसे पुरानी डैश पुस्तक जो कि 1868 ईस्वी में छपी थी, बौद्ध डायमंड सूत्र है, जिसके पाठ और वुडकट चित्रण की 6 शीट शामिल थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जापानीज। ठीक है, जापानीज थे जिन्होंने उसको बनाया था, है ना, जापानीज। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेलम जानवरों के डैश से बना एक चर्म पत्र था। तो ये तो आप गैस भी कर सकते हो, अगर चर्म पत्र है तो यानी कि स्किन से बना होगा, है ना, त्वचा से बना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, जोहान गुटेनबर्ग ने 1430 के दशक में डैश में स्थित स्टारबक्स में पहला ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया था। चलो क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दोगे। स्टारबक्स जानते हो ना आप लोग, आज क्यों फेमस है स्टारबक्स? कॉफी पिए क्या आप लोगों ने भी स्टारबक्स की कॉफी? तो वही है ये स्टारबक्स, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग प्रेस जो सबसे पहली लगी थी वो आपकी लगी थी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग, चलो तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे भी लगे होंगे और आप सभी ने इसके आंसर्स भी बहुत अच्छे से दिए होंगे। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियोस भी हम लोग क्या है ना, अभी जैसे तो कंप्लीट हिस्ट्री था, अब क्या करेंगे कंप्लीट ज्योग्राफी और फिर आपकी कंप्लीट जो है वो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साथ ही में हम लोग क्या करेंगे आपके कुछ मैप के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।